हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मैं साजिद अली आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और इस महाज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ हम लेक्चर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं और देखते हैं 7th लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं अच्छे से अच्छा। लेक्चर नंबर 7 देखते हैं जरा लेक्चर नंबर 7 का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है। नाउ इन दिस केस हम जो पढ़ रहे हैं आपको याद होगा 6 नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल आपको याद होगा हमने ग्रोथ और डीके का पढ़े थे। आपको याद होगा कल हमने ग्रोथ और डीके का एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, याद है? ग्रोथ का और डीके का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, याद है? वही चीज हमको यहां पर अच्छे से पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। कुछ कैलकुलेशन बेस है, कुछ इक्वेशन बेस है, कुछ हमको फॉर्मूला तैयार करना है, थोड़ा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा यहां पे। चलो देखते हैं क्या है। तुम सबसे पहले हम देखेंगे डीके का कॉन्सेप्ट नंबर 1 और ग्रोथ का। ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। ये तो अपन ने कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़ेंगे, लेकिन इक्वेशन के साथ पढ़ेंगे। कल तो अपन ने शॉर्ट में देखे थे। क्या था वो देखो जरा। मैंने आपको क्या बताया था? आपको क्या बताया था मैंने कि आपके पास में ये एक इंडक्टर है, ये आपके पास में एक इंडक्टर है, ये आपके पास में एक रेजिस्टर है। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ना, और ये टैप की था आपके पास, और ये बन गया आपका RL सर्किट या LR सर्किट। बस खत्म, यही तो था कल अपन ने पढ़े थे, है ना? ये की था और ये बैटरी थी आपकी E, इसका EMF माइनस प्लस। इसमें करंट जाता था ऐसा, मेन करंट, है ना? याद है आपको? मेन करंट जाता था ऐसा, और ये मेन करंट उसको कम कर देता था। ये मेन करंट मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने टैप की को क्लोज किया, जैसे मैंने टैप की को क्लोज किया, जैसे मैंने इसको क्लोज किया, एकदम से तो करंट नहीं बढ़ता ना, बताया था ना मैंने आपको। एकदम से करंट नहीं बढ़ता, धीरे से करंट बढ़ता फिर कांस्टेंट, धीरे से करंट बढ़ता फिर कांस्टेंट, धीरे से करंट बढ़ता फिर कांस्टेंट, याद है? तो एकदम से तो करंट चेंज नहीं होता था, करंट धीरे धीरे बढ़ता था, बराबर है? यहां पर भी वही हो रहा है, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो करंट शॉर्ट टाइम में बढ़ेगा और एकदम कांस्टेंट होगा। तो जब वो बढ़ रहा था तब करंट इंक्रीज करते वक्त इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार चेंज हो गई, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई तो इसके अंदर ईएमएफ बना, और वो ईएमएफ इसको अपोज करता था, ऐसा इंड्यूस ईएमएफ अपोज करता था, इंड्यूस करंट इसको अपोज करता था अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। यही पढ़े थे अपन ने, याद करो, यही पढ़े थे अपन ने, राइट? यही पढ़े थे अपन ने। अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम, ऑलरेडी अपन ये पढ़ चुके, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमको, हमारा ऑलरेडी कल ये हो चुका है। आप पिछला लेक्चर नंबर 6 देखो, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है? क्या होता था, कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसी आपने की को क्लोज किए, जैसी आपने की को क्लोज किए, एकदम से करंट बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, एंड इट बिकम टू मैक्सिमम। लिख के भी दिया था मैंने, इट बिकम मैक्सिमम वैल्यू I0। जब तक वो I0 तक पहुंचा तब तक तो करंट बढ़ रहा, तो तब तक फील्ड भी बढ़ रही, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा, फ्लक्स चेंज हो रहा तो ईएमएफ बन रहा, वो अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ मिल रहा। फिर उसके बाद में क्या हुआ बताओ? फिर करंट जब मैक्सिमम हो गया उसके बाद तो नहीं बढ़ेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, और जब करंट कांस्टेंट रहेगा तो फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी, और जब फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी
तो फिर यहां पर फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ नहीं बनेगा। अब ईएमएफ कैंसल, ये खत्म, डायरेक्ट करंट मिल रहा है आपको। बस ये कॉन्सेप्ट था आपका, याद है आपको? याद है आपको? अब अगर मैं यहां पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूं तो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप। अब मुझे बताओ, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप, अगर लूप पे मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूं तो क्या होता है? क्या होता है अगर मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करा लूप में, तो क्या होता है? अब याद करो कि ये डायरेक्शन में आप करंट जाते हैं तो ई पॉजिटिव लेंगे, और ये अपोजिट आ रहा तो नेगेटिव लेंगे। करंट भी सेम ऐसे आ रहा तो नेगेटिव लेंगे। याद करो, किरचॉफ करंट लॉ पढ़े होंगे आपने, और वोल्टेज लॉ पढ़े होंगे। तो ये क्या आएगा आपका? ई। अब ये उल्टा आ गया, माइनस आएगा, है ना? माइनस ई बराबर इक्वल टू, या माइनस आई आर इक्वल टू 0, चलेगा? ये इंड्यूस ईएमएफ, इसके क्या लिखूंगा मैं? ई माइनस एल डी आई बाय डी टी, इतना इंड्यूस ईएमएफ होता है, माइनस आई आर इक्वल टू 0, चलेगा? इसको मैं इधर भेज देता, इसको यहीं रहने देता दोनों को, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, और ये हो जाएगा एल डी आई बाय डी टी, चलेगा? है ना? ये पूरा टर्म मैं नीचे लेकर आता है, डी टी को इधर भेज देता हूं मैं, ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, नहीं नीचे आएगा, एल अपॉन ई माइनस आई आर, एल अपॉन ई माइनस आई आर इंटू डी आई, चलेगा? है ना? इंटीग्रेट करो इसको। अच्छा, कैलकुलेशन किसके बीच में है? कैलकुलेशन किसके बीच में है? जरा मुझे बताओ, कैलकुलेशन किसके बीच में है? आप ये पढ़ रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट टाइम कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो एट सम टाइम टी, मतलब क्या कि करंट की वैल्यू आई 0 और आई 0 के बीच में कहीं तो भी है, बीच रास्ते में पढ़ रहे अपन, ये बीच रास्ते में पढ़ रहे अपन, मतलब 0 से लेके आई 0 के बीच रास्ते में पढ़ रहे अपन, मतलब 0 टू आई लिमिट बन जाएगी इसकी। तो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेटिंग डी टी, एल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन आई आर डी टी, 0 टू डी आई है ना, ये डी आई, 0 टू आई, 0 टू टी, चलेगा? dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 टू t, ये l। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ जरा, di का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन? log टू द बेस e x e माइनस आई आर डिवाइडेड बाय, अब डी आई तो आई का इंटीग्रेशन आर के साथ माइनस आई 1 हो जाएगा, आई आर आएगा तो सारी आर आ जाएगा, माइनस आर। ये मालूम है आपको इंटीग्रेशन? अरे भाई आपको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे आप बताओ मेरे को? इंटीग्रेशन किसका करेंगे आप?
इंटीग्रेशन किसका करेंगे आप? जैसे आपके पास में ऐसा टर्म आता है तो 1/x के पैटर्न के हिसाब से log x हो गया, वही के वही सेम पैटर्न में जैसे का जैसे वैसे लिखना पड़ेगा ना, e माइनस आई आर। जैसा है वैसे के वैसे लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। जैसा है वैसे के वैसे लिखना पड़ेगा आपको, e माइनस आई आर। और उसके बाद में फिर e कांस्टेंट बन जाएगा और आई आर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आई कर रहे हैं ना आप, तो आई आर का इंटीग्रेट करो तो i1 हो जाएगा, r माइनस के साथ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलो L अपॉन आर आ गया इधर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो t हो गया है ना, ये हो जाएगा आपका L अपॉन आर माइनस के साथ, L अपॉन आर माइनस के साथ। ठीक है, अच्छा इसकी लिमिट भी तो आएगी ना, क्या आएगी? 0 to I। इंटीग्रेशन देखो, पहले चेक करो इंटीग्रेशन बराबर है क्या। तो आपका इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है इसके अंदर। इंटीग्रेशन चेक करो, अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो जरा गौर से, ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट में log टू द बेस e अपर लिमिट i, है ना, अपर लिमिट i डाल देंगे ना अपन, तो ये क्या आ जाएगा आपका e माइनस आई आर बराबर है। अब 0 डाल दो तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 डाल दिए तो ये 0 हो जाएगा और ये e आएगा माइनस log टू द बेस e, log टू द बेस e ऐसा आएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये समझ में आया आपके? नाउ ये आपका t लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ये तो 0 है तो साथ t लिख दो तो चल जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो t भी लिख दो तो चल जाएगा। आया आपका समझ में? अच्छा log a माइनस बी क्या होता है बताओ? log a माइनस बी, a अपॉन बी पढ़े होंगे ना आपने, ये ऐसा पढ़े क्या आपने, बताओ मुझे। log ए बी क्या होता है? log a प्लस log b, और log a अपॉन बी कभी पढ़े आपने, क्या होता है? log a माइनस log b। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा log है और ये पूरा का पूरा log है, बीच में माइनस है। अब मैं उल्टा करता, देखो log a माइनस log b कैसे लिखूंगा, a अपॉन बी, है ना, a अपॉन बी आ जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे a अपॉन बी लिखता हूँ। तो अगर मैंने a अपॉन बी लिखा तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई बताओ? t इज इक्वल टू माइनस l अपॉन r देन log टू द बेस e, e माइनस आई आर अपॉन e ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट क्लोज। ऐसा लिख सकते क्या? देखो ऐसा लिख सकते क्या हम? अच्छा इसको मैं इधर लेकर आऊं क्या, जरा देखो, ये r अपॉन l इंटू टी, r क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस के साथ, माइनस भी आ जाएगा ना, इक्वल टू log ऑफ to the base e, we can write like this also, e minus ir upon e।
चलेगा? हमने आर को इधर लेकर आ गए, एल को नीचे लेकर आ गए, ये चलेगा आपको? अच्छा अब जरा देखो, ई को लॉग ई को हटाना है, लॉग को हटाना है। अगर मैं लॉग से हटा के इधर ई लेकर आ गया तो व्हाट विल हैपन? क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा ई का पावर बन जाएगा, अपन देख चुके कई बार ऐसे। तो ये बन जाएगा आपका, ये बेसिकली पूरा लॉग अगर मैं शिफ्ट करता हूं टू द बेस ई, तो ये बन जाएगा ई, और ये बन जाएगा माइनस आर अपॉन एल इंटू टी इज इक्वल टू, और ये क्या बनेगा आपका? दैट इज ई माइनस आई आर अपॉन ई। चलेगा? और आपके समझ में क्या आ जाएगा? ई माइनस आई आर अपॉन ई, राइट? कैन वी राइट लाइक दिस ऑल्सो? E is equal to minus R upon L into T is equal to 1 minus IR upon E। ऐसा लिख सकते क्या? बताओ मुझे, ऐसा लिख सकते क्या आप? वन माइनस ई। अच्छा इसको मैं इधर लेकर आ जाता, ऐसा इसको मैं इधर लेकर आ जाता, है ना? इसको अगर मैंने इधर लेकर आ गया तो क्या आएगा? देखो जरा, इसको मैंने इधर लेकर आ गया तो ये हो जाएगा आई आर अपॉन ई, बराबर है? ये इधर आ जाएगा ना, आई आर अपॉन ई, ये उधर चले जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता कि देखो जरा गौर से, I इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर देता, दोनों को R और E को इधर शिफ्ट कर देता, इसको ब्रैकेट में डाल देता, E अपॉन R ब्रैकेट में 1 माइनस E R अपॉन एल टी, R अपॉन एल टी। कैन वी राइट लाइक दिस? व्हाट इज E अपॉन R? से ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पे ध्यान दो, ओम्स लॉ पे ध्यान दो। ओम्स लॉ याद है क्या आपको? सर ओम्स लॉ पे ध्यान दो। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। आई क्या कहता है? V अपॉन आर। ये देखो V के जगह E ले लूंगा मैं यहां पे, तो ये बन जाएगा आपका E अपॉन आर, और ये बन जाएगा E अपॉन आर। आर E अपॉन आर, देखो गौर से जरा, E अपॉन आर मतलब EMF अपॉन रेजिस्टेंस। EMF अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज की जगह मैंने EMF ले लिया, EMF अपॉन रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? मैक्सिमम करंट बनेगा यहां पे। एक्चुअली ये जो केस है, ये कंडीशन जो है, दैट इज फॉर मैक्सिमम करंट। कैसे मैक्सिमम करंट? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर देन इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा करंट, क्या रहेगा? बढ़ेगा 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 और एकदम से कांस्टेंट हो जाएगा। यही तो मैंने आपको समझाया कि करंट कभी भी, जैसे मैंने कह दिया 10 एम्पियर का करंट, जैसे मैंने कह दिया 5 एम्पियर का करंट, एकदम से 5 एम्पियर का करंट थोड़ी ना मिलेगा आपको। हमको 5 एम्पियर का करंट एकदम से कभी नहीं मिलता है। जैसे मैंने बोल दिया आपको फैन ऑन करना है, तो क्या मैं 3 की स्पीड में 4 की स्पीड में रखता बटन, और जैसे मैंने बटन ऑन कर दिया एकदम से 4 की स्पीड में रोटेट करेगा क्या? वो नहीं, धीरे बढ़ेगा 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 और फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब फैन को अगर मैंने 4 की स्पीड में पहले से रख दिया, बटन ऑन करा, तो एकदम से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे ही आपका डीसी के अंदर जब करंट मिलता है तो करंट 10 एम्पियर का अगर मैंने बोला तो वो मैक्सिमम नहीं होता है। करंट क्या होता है? बढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन बिकम्स मैक्सिमम, देन बिकम्स मैक्सिमम। और उसी का खेल यहां पर है डीके के अंदर और ग्रोथ के अंदर, बस और कुछ नहीं। हम जो ग्रोथ का पढ़ रहे हैं वो यही कॉन्सेप्ट कहता है कि जब तक करंट बढ़ेगा इसके अंदर ईएमएफ बनेगा, और एक बार करंट कांस्टेंट होगा तो ये ईएमएफ कैंसल, खत्म, और मैक्सिमम करंट मिलेगा, दैट इज मैक्सिमम करंट I0। तो इसके जगह में क्या लिखो फिर? I इज इक्वल टू I0 आ जाएगा ना ये, और ये हो जाएगा 1 माइनस E R अपॉन एल टी। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ये लर्न कर लो, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, लर्न कर लो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। I इज इक्वल टू I0 1 माइनस, ध्यान में रखना, R अपॉन एल इंटू टी, आर अपॉन एल इंटू टी, माइनस के साथ है ये फॉर्मूला। अपन और डिटेल में इसका कंक्लूजन निकालेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। पहले ये मैथमेटिकल मेथड जो मैंने आपको बताया वो नोट कर लो, ये मुझे मैथमेटिकल मेथड बताया ना, और ध्यान में रखना ग्रोथ ऑफ करंट का जो मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना आपने। चलो नोट करो ये सब चीजें पहले।
चलो अभी आगे देखते हैं अपन। नोट कर लिया सबने? नोट करने के बाद मैं क्या करूं, मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता, यहां पे अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है? यहां पे डिस्कशन करते हैं। यहां पे एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान देना आपने। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ये उसका सिंबल है, ठीक है? क्या होता है ये? इट्स अ रेशियो ऑफ एल अपॉन आर, इट्स अ रेशियो ऑफ एल अपॉन आर, एल अपॉन आर, ये इसका रेशियो है, ध्यान में रखना, एल अपॉन आर का रेशियो है। समझ में आ रहा आपको मैंने क्या कहा? आपके समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? इट्स अ रेशियो ऑफ इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, किसका रेशियो है? एल अपॉन आर, और इसका यूनिट भी सेम रहेगा। यूनिट क्या रहेगा इसका? यूनिट बोलो या डायमेंशन, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट और डायमेंशन सब सेम रहेंगे इसके। मतलब ये इंडक्टिव टाइम, अरे टाइम है ना बाबा, टाइम बोले तो सेकेंड, टाइम बोले तो सेकेंड। और आप अगर चाहे तो आप डायमेंशन इसका निकालो, एल का और आर का। एल का डायमेंशन कहां से निकालेंगे आप? एल का डायमेंशन कहां से निकालेंगे आप? एल का डायमेंशन कहां से निकालेंगे आप? एल का डायमेंशन ये यहां से निकालेंगे। L इज इक्वल, ये E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यहां से डायमेंशन निकालेंगे। मतलब E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एल डी आई बाई डी टी। टी का डायमेंशन सेकंड, I का डायमेंशन एम्पियर, E का डायमेंशन आपको मालूम है वोल्टेज का लेने का, L निकल जाएगा। वो L का डायमेंशन और रेजिस्टेंस का डायमेंशन, ये दोनों भी अपन ने पढ़े। इन दोनों का डायमेंशन डिवाइड करके निकालो तो आपको डायमेंशन क्या मिलेगा मालूम? M0L0T1, M0L0T1, ये डायमेंशन मिलेगा आपको। समझ में आ रहा? किसका? इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट का। चेक करो, अरे वो भी छोड़ो, एल अपॉन आर का डायमेंशन की बात कर रहा मैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एल अपॉन आर का डायमेंशन, यहां से पता लगा सकते हैं आप। आया आपके समझ में? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने ये वैल्यू यहां पे डाल दिया तो ऐसा लिखा था मैंने, जरा देखो, इफ टी इज इक्वल टू इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ये टाइम को, ये जनरल टाइम को मैंने सेम कर दिया। वो सोचो 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 क्या होगा, सोचो क्या होगा अगर मैंने ये t इज इक्वल टू डाल दिया तो वो क्या, देखो L अपॉन आर मैं डाल देता, ये देखो, या फिर चलो ठीक है डाल देता। देयरफॉर I इज इक्वल टू I0 1 माइनस E अपॉन R अपॉन L, और t की वैल्यू क्या है? टॉ क्या? L अपॉन आर, L अपॉन आर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। I इज इक्वल टू I0 1 माइनस ई टू द पावर -1, है ना? बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे तो -1 नहीं आएगा क्या? अच्छा -1 को मैं ऐसा लिख सकता कि देखो जरा, I इज इक्वल टू I0 1 माइनस 1 अपॉन ई। अरे भाई पावर माइनस है तो उसको मैं नीचे लाके +1 करके ऐसा लिख सकता ना, लिख दिया। क्या आपको शायद पता हो, ना पता हो, जिनका मैथमेटिक्स है उनको पता है, जिनका मैथमेटिक्स नहीं उनको शायद ये पता ना हो। जिनको मैथमेटिक्स आता है, जिनने मैथ सब्जेक्ट लिए है उनको ये सब मालूम है, लेकिन जिन लोगों ने मैथ्स नहीं लिए वो मैं नहीं मालूम हो तो उनको मैं बता देता हूं कि 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 0.37। 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है? 0.37 होती है, 0.37 होती है ई की वैल्यू। तो मैंने यहां डाल दिया I इज इक्वल टू I0 1 माइनस 0.37। तो ये माइनस करके देखो तो क्या आएगा, जरा गौर से बताओ। I इज इक्वल टू 0.63, I0 नहीं आएगा क्या? बताओ, इतना नहीं आएगा क्या? देखो जरा फॉर्मूले को समझो, फॉर्मूले को समझो, फॉर्मूले को समझो जरा आप, क्या है देखो जरा। मैंने आपको मैथमेटिक्स करके बता दिया सिंपल, 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या है, और 1 अपॉन ई की वैल्यू डालने के बाद 0.37 उसकी वैल्यू होती है। माइनस करा तो 1 माइनस 0.37 बोले तो 0.63 नहीं आएगा क्या? और I0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इसका क्या समझा, जरा देखो इक्वेशन को गौर से। कौन सी वाली इक्वेशन बनाया मैंने? I कौन सा पॉइंट है? I ये दोनों के बीच का पॉइंट है, देखो 0 और I0 मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का I है, देखो आप, ये I बीच वाला पॉइंट है। तो आप ये बोल सकते हैं क्या, अगर मैंने ये कंडीशन फॉलो करा,
अगर मैंने ये कंडीशन फॉलो करा, कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन, ये कंडीशन अगर मैंने फॉलो करा तभी तो मिला नहीं है आपको। व्हाट इज द कंडीशन? दैट इज जनरल टाइम। जनरल टाइम कौन सा वाला टाइम? ये बीच में जो टाइम, ये टाइम कौन सा है? जैसे मैंने बताया 0 से लेकर 10 तक करंट बढ़ा, तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे जो भी टाइम मिला, जो भी करंट मिला, वो करंट समझ लो I6 और टाइम T। समझ में आपके? तो ऐसे कंडीशन में बीच के टाइम में आपको अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ होगा? अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूंगा? ये करंट, ठीक है। तो करंट क्या होता है आपका? ग्रोथ ऑफ करंट कैसे हो रहा है? ग्रोथ ऑफ टाइम, ये ऐसा होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये बीच का करंट है कोई तो भी, यहां पे हो सकता है, ये देखो ये मैक्सिमम करंट है, इससे आगे करंट नहीं बढ़ेगा। ये देखो ये सीधा जाएगा, अभी ये सीधा जाएगा। ये बन गया आपका I0 मैक्सिमम करंट, समझ में आया? ये बन गया आपका मैक्सिमम करंट, ठीक है, ये ओरिजिन। और कहीं तो भी बीच रास्ते में ये मिलेगा आपको यहां पर ऐसा, ये यहां पर ऐसा, ये पर्टिकुलर टाइम पे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट पर ये बन गया आपका 0.63 I0। समझ में आया आपके? I0। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नोट करो ये सब चीजें, नोट करो ये। चलो हो गया। ये फॉर्मूला भी नोट करना, ये लर्न करने वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना, बहुत काम की चीज है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के वक्त करंट कितना बढ़ा? हाँ, एट, ऐसा बोल सकता हूं मैं, एट इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट करंट becomes 67%, नहीं 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 63, 63% ऑफ मैक्सिमम करंट। ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? बताओ, ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? देखो जरा, ऐसा बोल सकता हूं क्या? करंट बिकम्स 63% ऑफ मैक्सिमम करंट एट इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। समझ में आया आपकी? नोट करो, नोट करो। पूरा पॉइंट नोट करो अभी आप। चलो नोट करिए, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब उठा देता हूं।
नाउ डी क्या, कल अपन ने ग्रोथ का देखे थे, उसका ग्रोथ का डिटेल देख लिया अपन ने, अब डीके का देखते। सेकंड नंबर डीके। अब डीके में क्या होता था याद करो, डीके में क्या होता था। अब ये देखो क्लोज करते थे, करंट बढ़ता था, फिर कांस्टेंट, अब कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा, तो ये खत्म हो गया। ये जब खत्म होता है सर्किट विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट, सर्किट विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट है, ध्यान में रखना। अभी अब टैग को मैं ओपन करता हूं, इसको मैंने ओपन कर दिया, अब ये ओपन हो गया। जैसे मैंने इसको ओपन करा, इसका क्या हाल हुआ देखते जरा आप, क्या हाल हुआ। मेन करंट तो यही था, है ना, मेन करंट तो जीरो हो गया, लेकिन एकदम से जीरो होगा क्या करंट, एकदम से करंट जीरो होगा क्या, देखो जरा, नोट करो आप, दिमाग लगाओ, क्या करंट एकदम से जीरो हो सकता क्या। आपका करंट एकदम से जीरो होगा क्या। एक बार ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत इजी है, और नहीं तो फिर बहुत टफ है। पहले कौन सा करंट था, मैक्सिमम करंट था, फिर आप बीच रास्ते के करंट में देख रहे, याद करो, करंट जीरो और I0 के बीच में ही है अभी भी, लेकिन मैक्सिमम से मिनिमम जा रहे हैं ना, मैं आपको लिमिट के वक्त बताऊंगा, है ना। अब क्या हो रहा है जरा देखो, मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि जैसे ही मैंने ओपन करा, जैसे फैन अब चल रहा था फैन, अब मैंने जैसे ही बंद करा तो फैन एकदम से बंद हो जाएगा क्या, नहीं, धीरे 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 कम होगा ना, फिर एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसकी। वैसे ही मैंने फैन को बंद करा तो धीरे धीरे बंद हुआ, वैसे मैंने करंट को ओपन करा, ये सर्किट को की को ओपन करा, तो पहले मैक्सिमम करंट फ्लो होता, धीरे 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 करंट के बाद में जीरो हो जाएगा, है ना, करंट जीरो हो जाएगा। तो बीच रास्ते में करंट आय होगा, मैक्सिमम से आय होगा, करंट फॉर करंट I0 टू I एट टाइम t, ऐसा लिखो मैं। तो करंट अप ऐसा जा रहा और डिक्रीज हो रहा, जब मेन करंट डिक्रीज होता है तो ईएमएफ इधर के डायरेक्शन में बनता है, मालूम है आपको, ऐसा बनेगा ईएमएफ अब इधर के डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन बनेगा। और जैसे मैंने ओपन करता इसका रोल खत्म, इसका रोल खत्म, अब इसका रोल खत्म, ये बैटरी ओपन शॉर्ट सर्किट बन जाएगी अब ये। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, किरचॉफ अप्लाई करो, अप्लाइंग KVL टू लूप। अब ये तो हट गया, ये क्या मिलेगा आपको, माइनस 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 L di/dt माइनस IR इक्वल टू 0, बराबर है। ये उधर चले जाएगा, ये उधर चले जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, या इसको उधर, किसको भी इधर लेके चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको भी लेके जाना है लेके जाओ, इसको यहीं रहने दो, नहीं तो माइनस L di/dt इज इक्वल टू IR, ऐसा ले लो, dt को उधर लो, R को नीचे लेकर आ जाओ, है ना, ये हो जाएगा आपका, I नीचे आएगा ना, 1/I di इज इक्वल टू R माइनस R/L dt। देखो ये L नीचे आ गया, R/L आ गया, बराबर, माइनस इधर आ गया, I नीचे आ गया, dt उधर चलेगा, di यहीं रहेगा, बराबर है। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट करो इसको। जैसे आपने इंटीग्रेट करे, जैसे आपने इसको इंटीग्रेट करे, क्या आएगा देखो, इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log I टू द बेस ई। अच्छा पहले तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन 1/I di इक्वल टू माइनस R/L इंटीग्रेशन dt 0 टू t, और ये मैंने बताया ना, I0 टू I, I0 टू I, आर यू गेटिंग दिस, I0 टू I।
अब 1 अपॉन आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ई, लॉग आई टू द बेस ई, लॉग आई, लोअर लिमिट आई जीरो, अपर लिमिट आई इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल, और इसका इंटीग्रेशन टी, लिमिट 0 टू टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मालूम था आपको, लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल, और ये टी। माइनस का भी मालूम है आपको क्या होता है, लॉग टू द बेस ई, डिवाइड हो जाएगा ये आई अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल टी। अब ये लॉग ई उधर चले जाएगा तो ये पावर ई में चले जाएगा, ये भी आपको मैंने बताया, बताने की जरूरत ही नहीं है। आई अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल टी, आई जीरो उधर चले जाएगा, आई इज इक्वल टू आई जीरो माइनस आर अपॉन एल टी। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, यही तो फॉर्मूला निकाले अपन ने, लर्न करो इसको। पिछली बार 1 माइनस आई जीरो आया था, यहाँ पे 1 नहीं है, अब 1 नहीं है, नोट करो ये चीज। चलो आगे का पोर्शन देखो। अब इसके आगे मैंने आपको एक कंडीशन बताया था, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट याद है। नाउ फॉर इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या था, टाइम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट याद करो। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट याद है आपको, टॉ इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको, एल अपॉन आर वहां डाल दो। अब क्या आएगा बताओ, I इज इक्वल टू आई जीरो ई टू द पावर, अब ये डालने की जरूरत नहीं, -1 आ जाएगा, सब मालूम है तो आपको, पिछली बार हम कर चुके, वैल्यू डालो कैंसिल करो, सब तो मालूम है आपको, ये उल्टा हो जाता ना ये। चलो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू आई जीरो 1 अपॉन ई, और ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई मालूम है ना, आई जीरो इंटू 0.37, मतलब आई इज इक्वल टू आई जीरो, ऐसा लिखता हूं मैं 0.37 आई जीरो। समझ में आया आपके, पिछली बार 0.67 आया था, अभी 0.37 आ रहा, आना ही है वो। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा आपका, देखो ये ऐसा एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, ये टाइम और ये करंट, ये मैक्सिमम करंट, और यहाँ कहीं तो भी 37% मिलेगा आपको, यहाँ कहीं तो भी 37% मिलेगा टॉप पे, 0.37 आई जीरो, ऐसा बनेगा ग्राफ। नोट करो ये सब, नोट करो। चलो समझ में आ गया आपके। तो क्या बोलते तो ग्रोथ और डीके, ये डिटेल्स में मैंने आपको बताया। कल मैंने जो आपको बताया था वो शॉर्ट में बताया था, शॉर्ट में मतलब मीनिंग बताया था। आज मैंने पूरा कैलकुलेशंस करके बताया, और ये फॉर्मूला बहुत काम का है। पिछली बार का फॉर्मूला क्या था आपको याद है ना, 1 माइनस करके आया था, 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस था, बाकी सब ऐसी था, 1 माइनस बस, और ये आई जीरो बाहर था, ये एक्चुअली इसके अंदर था, 1 माइनस ई, याद रखना आई जीरो बाहर था, यहाँ पे 1 माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बस डायरेक्टली है, और 37%, ये सब मालूम है आपको, समझ में आ गया होगा आपके। चलो आगे बढ़े।
म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद करो मैंने आपको क्या बताया था, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये पढ़ना था आपने को। सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में अपन ने डिटेल्स में पढ़े, म्यूचुअल इंडक्टेंस थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन है, लेकिन समझना तो है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखते क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या था, याद करो सेल्फ इंडक्टेंस क्या था। सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब मैंने यहां पे एक कॉइल लिया और यहां पे करंट पास करा, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, पहले तो करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई ईएमएफ नहीं बनेगा कांस्टेंट फ्लक्स के अंदर। और जब मैंने करंट को चेंज किया तो फ्लक्स भी चेंज हुआ, तो इसके अंदर ईएमएफ बना। जब करंट बढ़ा तो ईएमएफ इधर मिला, और जब करंट कम हुआ तो ईएमएफ फेवर में मिला। पढ़े ना अपन नहीं, मतलब जिस कॉइल में करंट पास करे उसी कॉइल में ईएमएफ का बनना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। याद है। अभी म्यूचुअल इंडक्शन देखते क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन को क्या बोलते देखते जरा। ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है आपके पास, ये बैटरी, ये टैप की, ठीक है। एक और कॉइल है, यहां गैल्वेनोमीटर लगाया मैंने। अब क्या होगा देखो जरा, अब तो दो कॉइल है, इस लास्ट टाइम में समझाया था मैंने आपको। जब मैं इसको बंद करूंगा तो इसके अंदर करंट बढ़ेगा पहले, और ओपन करूंगा तो करंट कम होगा, और कांस्टेंट बंद रखूंगा तो फिर करंट भी कांस्टेंट रहेगा। ये तो पढ़ चुके अपन, है ना, ये तो कई बार हो चुका है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये कॉइल 1, ये कॉइल 2, कॉइल 2। कॉइल 1 में करंट का चेंज होना और कॉइल 2 में ईएमएफ का बनना, इस कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया? म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आया सभी की? एक कॉइल में, कॉइल 1 में करंट का बनना जिसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और कॉइल 2 में ईएमएफ का बनना। पिछली बार क्या था, जिस कॉइल में ईएमएफ बन रहा था उसी में करंट पास कर रहे थे, सेम करंट सेम ईएमएफ बन रहा था। अभी एक में करंट चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में ईएमएफ बन रहा, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में? मतलब व्हेन करंट चेंजेस इन वन कॉइल and EMF induced in the another coil, then it is called mutual induction. समझ में आया म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? एक कॉइल में करंट पास करना और दूसरे कॉइल में करंट का बनना, एक कॉइल में करंट का पास करना और दूसरे में करंट का बनना। ये गैल्वेनोमीटर, एक कॉइल में करंट का पास करना, दूसरे में करंट का बनना। कैसे देखो जरा गौर से, क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी नहीं बनी कि देखो जरा इसमें से करंट पास होगा आए, ठीक है, और इसके अंदर ईएमएफ बनेगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो क्या होगा, जब इसका करंट चेंज होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी चारों तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, जैसे इधर का नॉर्थ पोल इधर का साउथ पोल बना तो ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी नहीं बनेगी इसके कॉइल के पास की। कॉइल नजदीक होना चाहिए, दूर नहीं चाहिए, एडजेसेंट कॉइल चाहिए। हाँ ध्यान में रखना, नजदीक चाहिए। अगर करंट बढ़ा तो फील्ड बढ़ी,
तो इसका फ्लक्स भी बढ़ा, इसका फ्लक्स बढ़ा तो इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ बना, और अगर फ्लक्स कम हुआ तो ये डायरेक्शन में करंट मिला, ये गैलोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। और अगर कांस्टेंट फ्लक्स रहेगा तो फिर ये डिफ्लेक्शन जीरो पे आ जाएगा, नो करंट एंड नो इंड्यूस ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस, कोई ईएमएफ नहीं मिलेगा। इसके अंदर ईएमएफ का बनना और इसके अंदर करंट का चेंज होना, द करंट चेंजेस इन द वन कॉइल एंड द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकंड कॉइल इज नथिंग बट कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया क्या? अच्छा, फ्लक्स, फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है? सेकंड का, तो φ2 चलेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल फ्लक्स ले लो n φ2, ये φ2 टोटल n फ्लक्स चलेगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग भी रह सकते हैं। करंट वेयर इन प्राइमरी नंबर 1, इसका करंट I1 है ना, इसके अंदर जो करंट मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में वो तो I2 रहेगा ना, इंड्यूस करंट। I1 की बात कर रहा हूं मैं, इसका फ्लक्स φ2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि n φ2 इज इक्वल टू, यहां पे अपने पिछली बार L आया था, यहां पे मैं m लिख रहा, I1 इसको बोलते हैं, ये जो देख रहे हैं ना आप, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, समझ में आया आपको? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, समझ में आया आपके? क्या मैं इसको ऐसे लिखा तो फिर इसके अंदर जो ईएमएफ बना वो ऐसा लिख सकते हैं? जरा बताओ मुझे ना। ईएमएफ किसके अंदर? E2 सेकंड वाला, ये E2 ईएमएफ इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं बताओ जरा, माइनस, अच्छा इसको अगर मैंने ऐसा लिखा तो ध्यान दो, क्या लिखूंगा मैं इसको, माइनस n d∅2 बाय dt, याद करो, E2 इज इक्वल टू माइनस n d∅ बाय d2, मतलब इसको ऐसा लिखता हूं मैं, माइनस d/dt क्या आएगा, n∅2 चलेगा, n बाहर आ गया और या n, ठीक है, n चलेगा, क्या आएगा आपके पास देखो जरा, माइनस m, और क्या आएगा आपके पास देखो, m∅2 क्या आएगा, m I है ना, ये dt, तो क्या हो जाएगा आपके पास बताओ, या ऐसा लिखता हूं मैं डायरेक्टली, d/dt क्या है, n∅ की वैल्यू mi, चलेगा ऐसा लिखा तो? अरे भाई इसकी पूरी की पूरी वैल्यू मैंने वहां लिख दिया डायरेक्टली, चलेगा। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, देखो फिर E2 इज इक्वल टू माइनस m di1/dt। ये बहुत काम की चीज़ है, नोट करो इसको, लर्न करो इसको भी। ये उसी पैटर्न का बना जैसा हमने लास्ट टाइम बनाए थे, उसी पैटर्न का बना, सेम पैटर्न का बना आपका। 50 उसी पैटर्न का बना, देखो जरा आप, याद है आपको लास्ट टाइम में अपन ने क्या पढ़े थे सेल्फ इंडक्शन में? सेल्फ इंडक्शन में क्या आया था, ये E इज इक्वल टू माइनस L di/dt। L क्या है आपका? सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या, अरे यार ये सेल्फ, देखो ये गलती होती है,
म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, सेल्फ नहीं, सेल्फ तो पुराना वाला था, ये क्या है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या है ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। पिछली बार एल आया था यहां पे, एल क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा इसको मैग्नीट्यूड में ऐसा लिख सकते हैं, मैं देखो जरा, ई मैग्नीट्यूड ऑफ एम डी आई बाय डी टी, देखो जरा डी आई बाय डी टी लिख सकता है इसको। क्यों मैग्नीट्यूड में क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड में आपको कुछ डेरिवेटिव वाले टर्म्स आते हैं, डेरिवेटिव वाला टर्म क्यों आएगा, क्योंकि डी अपॉन डी टी आया ना, तो एग्जांपल्स कभी कभी आते हैं तो बड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना, ईएमएफ कैसे निकालना। बता दो मैं आपको शॉर्ट में छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। इसका अपन ने ये भी पढ़ा था, याद करो, E इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी, ये भी पढ़े थे अपन ने, याद करो, एल डी आई बाय डी टी। अच्छा इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट क्या रहेगा, हेनरी, सेम यूनिट रहेगा, यूनिट क्या रहेगा इसका, हेनरी, यूनिट क्या रहेगा इसका, हेनरी। समझ में आया आपके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, नोट करो। चलो जैसे आपको कभी दिया एग्जांपल के तौर पे, इफ एल इज इक्वल टू 2 हेनरी, ठीक है, एंड करंट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, फाइंड, आपको क्या बोल रहा है, फाइंड ईएमएफ एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कैसे करोगे बताओ जरा इसको, ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया, कैसे करोगे, L की वैल्यू दिया, I की वैल्यू इक्वेशन में दिया और फाइंड ईएमएफ बोला एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस आपको याद है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था आपका, E इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी, ये था। E निकालने के लिए बोला, E इज इक्वल टू एल कितना है 2, डी अपॉन डी टी, इक्वेशन लिखो I की ये, दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। डिफ्रेंशिएट करो इसको, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, E इज इक्वल टू 2, डिफ्रेंशिएट 2 सामने आ गया, ये 6 बन गया, ये 1 हो जाएगा, t माइनस इसका डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा 2, ये कांस्टेंट का 0, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो E इज इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा 2 टू द 4, 2 6 12 माइनस 2, है ना, E इक्वल टू क्या आएगा देखो, E इज इक्वल टू 2, 12 माइनस 2 कितना होता है 10, तो 2 इंटू 10, ये कितना हो गया आपका 20 वोल्ट। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, नोट करो। छोटा सा न्यूमेरिकल्स दिया जो आपके नेट में भी एग्जाम में काम आ सकता है, JEE के भी एग्जाम में काम आ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। चलो नोट कर लिए। चलो यहाँ पे हम रोकते हैं क्लास को, क्योंकि हमारा ये पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैक्सिमम हो चुका है। सिर्फ एक आर्टिकल बचा है आपका एसी जनरेटर, एक आर्टिकल बचा है एसी जनरेटर, फिर अपन एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर JEE PMT के क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व MCQs, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।